नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। भारत मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कीर्तिमान पर कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से आर्मेनिया के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ हमारा राइफल्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आर्मेनिया के साथ हुआ था। फॉरेन करेंसी के मामले में हम लगातार डिफेंस इक्विपमेंट बेचते जा रहे हैं और लगातार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो गति शक्ति योजना है, उस योजना के तहत भारत ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड इन द सेंस कि विश्व में इतना लंबा वाटरवेज संसार में कहीं इतना लंबा शिप नहीं चलेगा जितना बड़ा भारत में चलने वाला है। हम गति शक्ति योजना के तहत गंगा विलास क्रूज नाम का एक क्रूज सेल करने वाले हैं। सेल मतलब चलाने वाले हैं। वो बनारस से डिब्रूगढ़ जाएगा, 50 दिन की यात्रा पूरी करेगा और लगभग 4000 किलोमीटर चलेगा। इससे पहले मिसिसिपी रिवर पर यूएस में 3000 कुछ किलोमीटर का सबसे लंबा वाटरवेज है जिस पर वो शिप चलाते हैं, लेकिन वो भी टुकड़ों पर चलाते हैं। हमने टूरिज्म के पर्पज से भारत में ये सबसे बड़ा क्रूज़ चलाने जा रहे हैं, सबसे लंबा क्रूज़ चलाने जा रहे हैं। इस क्रूज़ की खास बात यह है कि अगर कोई शिफ्ट टू शिफ्ट चलना चाहता है, जैसे 50 दिन की जो जर्नी है उसमें 50 टूरिस्ट साइटों पर जाएगा वो शिप, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जाएगा, उन पर भी जाएगा। इसमें भारत और बांग्लादेश शामिल होगा। भारत से वो पूरे पहले बनारस से चलेगा, बनारस से पटना, पटना से कोलकाता और कोलकाता से फिर ढाका, और ढाका के बाद वो फिर भारत में दूसरे साइड में प्रवेश करेगा और डिब्रूगढ़ तक जाएगा। तो ये विश्व का सबसे लंबा रूट होगा। अब इसके जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई वाटरवेज के मामले में ये सबसे लंबा है, और इस शिप की खास बात यह है कि गवर्नमेंट के आधार पर नहीं चलेगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं चलती हैं उन परियोजनाओं में आधे दिन चलता है, कोई केयर करने वाला नहीं होता है, फिर उसमें जो पैसा आता है उसमें बहुत सारी गड़बड़ी होती है, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तो नौकर हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं, उनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जॉब पर, क्वालिटी पर, इस पर ध्यान नहीं हो पाता, जनरली हमारे यहाँ देखा गया है। लेकिन गंगा विलास क्रूज जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर का है, ये पीपीपी मॉडल पर चलने वाला है। अब पीपीपी मॉडल पर चलेगा तो मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। सरकार का रोल जो रहेगा, उसने अपने जो शिपिंग को लेकर या पोर्ट्स को लेकर जो रेगुलेशन है उसमें संशोधन कर दिया है। कोई भी इस प्रकार का अगर क्रूज भारत में चलाना चाहता है तो वो पैन इंडिया चल सकता है। जैसे आपने देखा होगा रूट्स होते हैं, बस के रूट है कि भाई ये बनारस से प्रयाग जाएगी, ये प्रयाग से लखनऊ जाएगी, तो ये सबके रूट हैं। टेम्पो टैक्सी वाले के भी भारत में रूट होते हैं। ऐसे ही वाटरवेज को लेकर, वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर या क्रूज को लेकर भी भारत में रूल्स रहते हैं। तो भारत सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया है कि अगर कोई भी क्रूज भारत के किसी कोने पर ले जाना चाहता है वाटरवेज से, तो वो पूरे देश में घूम सकता है। यहाँ तक कि हमने पूरे देश में घूमते हुए बांग्लादेश में जो एंट्री मारेगा उससे भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और हमने कहा है कि हम बांग्लादेश की में भी 15 दिन सैर करेंगे और बांग्लादेश की जो हेरिटेज साइटें हैं उनमें भी घूमेंगे। आपको मैं बता दूं कि पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री की एक गति शक्ति योजना के तहत बनारस में 2 दिन का कॉन्वोकेशन चल रहा है कि कैसे गति शक्ति योजना के तहत वाटरवेज पर काम किया जाए, शिपिंग पर काम किया जाए और पोर्ट्स पर काम किया जाए। तो खास तौर से ये इससे पहले जब वो आफ्टरमैथ चल ही रही है, उससे पहले भारत ने ये रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। इस शिप की एक और खास बात होगी, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर का है, तो ये शिप पूरी तरह से लग्जरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि इकोनॉमी क्लास, और इसके अतिरिक्त जो पूरी 50-51 दिन की जर्नी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बुक होगा बनारस से। और इसके अतिरिक्त जो बीच बीच में हेरिटेज साइटें घूमना चाहते हैं शिफ्टों में, जैसे बनारस से चलेगा पटना जाएगा, तो बनारस से पटना 8 दिन लगेंगे। अगर वो 8 दिन का
का टूर करना चाहता है और हेरिटेज साइटें देखना चाहता है तो फिर वो और इनके बीच में जो पोर्ट्स जो स्टेट्स पड़ेंगे, इनके बीच में जो साइटें पड़ेंगी या तीर्थ स्थल पड़ेंगे उन पर जाना चाहता है तो वो उतना कर सकता है। पटना से जब चलेगा तो कोलकाता के लिए 20 दिन लेगा। अब ये 20 दिन जो कोलकाता के लिए लिए जाएंगे इसमें भी वो शिफ्टों में जा सकता है। कोलकाता से ढाका जाएगा, ढाका में भी लगभग बांग्लादेश के अंदर 15 दिन रहेगा। तो वो अगर कोई भारत के इस कोने से यानी कि कोलकाता से बैठकर और डिब्रूगढ़ जाना चाहता है या बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर अपने देश में ही उतरना चाहता है, बांग्लादेश पूरा क्रॉस करके उनकी हेरिटेज साइटें देख के, तो वो उतना भी बुक कर सकता है। तो कुल मिलाकर शिफ्टों में बुक करना, जैसे ट्रेन में होता है कि ट्रेन चल तो लंबी रही है लेकिन बीच बीच में जो साइटें आएंगी, जो स्टॉपेज आएंगे, उन स्टॉपेज के लिए बुक करना चाहता है वो भी कर सकता है, और पूरी जर्नी के लिए बुक करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, भारत का इतिहास क्यों कहना चाहिए इसको, तो ये कहना चाहिए कि पूरे विश्व में, चूंकि जैसे मैंने बताया मिसिसिपी में 3200 किलोमीटर का सबसे लंबा रूट इस प्रकार का है, वो भी शिफ्टों में चलता है। लेकिन ये भारत में बांग्लादेश को मिलाकर हम 4000 किलोमीटर चलने वाले हैं। ये भारत की इनलैंड वाटरवेज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और ये एक विश्व रिकॉर्ड की तरह निकल कर आएगा। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको हरी झंडी दिखा दी है और इसके अतिरिक्त अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज, जेएम बक्सी रिवर क्रूज और ऐसे हम चलाने वाले हैं। भारत में ऐसा कहा गया है कि ऐसे 20 रूट हैं लगभग जिन पर हम इस प्रकार के शिप चला सकते हैं। अभी तक जो सबसे लंबा रूट जो नेशनल वाटरवेज हैं उनमें नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो गंगा से लेकर हुगली, गंगा नदी पर चलता है भागीरथी से हुगली तक, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 जो ब्रह्मपुत्र पर चलता है और नेशनल वाटरवेज नंबर 3 जो वेस्ट कोस्ट कैनाल पर चलता है, यानी कि पश्चिमी घाटों के कैनालों पर चलता है। तो अभी तक जो विश्व के बड़े मानचित्रों में दर्ज है वो ये दर्ज है कि हम प्रयाग से कोलकाता तक, प्रयाग से हुगली कह लीजिए, प्रयाग से कोलकाता तक, और दूसरा कोलकाता से और फिर ये बांग्लादेश क्रॉस करते हुए बांग्लादेश इंक्लूडिंग, ऐसे हमारे 2 वेज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। एक 850 किलोमीटर का है, एक लगभग 400-450 किलोमीटर का। लेकिन ये 4000 किलोमीटर का जो होने जा रहा है ये एक कीर्तिमान होगा भारत के लिए नहीं, और ये सौभाग्य की बात है। असल में भारत सरकार क्या करना चाहती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना चाहती है, भारत को एक बिजनेस हब बनाना चाहती है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 2-3 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता रहती है। जैसे मैंने एक सर्वे अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि एक वर्ल्ड की यूएस की एक कंपनी ने सर्वे किया है और बहुत सारे कि भारत में करप्शन, भारत में ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, बड़ी समस्याएं हैं कि पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं, इतना ज़्यादा कागजी कार्रवाई हो जाती है, इतने हिडन कागज़ निकलते हैं, इतनी हिडन परमिशंस लेनी पड़ती हैं कि कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ नौकरशाही, तो लाल फीताशाही और नौकरशाही की बड़ी भारी समस्या है जिसको सॉल्व मोदी जी, योगी जी ये लगातार कर ही रहे हैं। और तीसरा समस्या थी भारत में टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन को लेकर जीएसटी इसीलिए ही पास किया गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो किया गया। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। तो ये जो वाटरवेज का रास्ता है या जो एयरवेज का रास्ता है या फिर जो रोडवेज का रास्ता है, इन रास्तों के लिए तीनों मिनिस्ट्रियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं। आपको मैंने पीछे बताया था कि एयरबस भारत में बनाने जा रही है क्योंकि अगले 10 साल में 2000 प्लेन्स की भारत को आवश्यकता पड़ेगी, वो भारत की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही ट्रेन के ट्रांसपोर्ट पर हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा अमूलचूल परिवर्तन, हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, इस पर काम चल रहा है। रोड को लेकर आप नितिन गडकरी जी की जो मिनिस्ट्री है रोडवेज, उसको लेकर आप देख ही रहेंगे कि नेशनल हाईवेज पर कितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और अब बचा था वाटरवेज, वाटरवेज पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट अगर कोई होता है तो वो वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए आपको याद होगा अंग्रेज जब भारत पर कब्जा किए हुए थे, ईसाइयों के कब्जे के समय पर था तो हवाई जहाज भी, लेकिन शिप्स चलते थे, शिप से ही माल ढुलाई होती थी क्योंकि शिप संसार में सबसे सस्ता साधन है माल ढुलाई का। तो प्रयागराज से ही सही या बनारस से ही सही, बनारस से कम एक कोने से दूसरे कोने पर हम सामान ले जाने के लिए बहुत हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। आपको याद होगा कि सेतु समुद्रम परियोजना केंद्र सरकार लेकर आई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और सेतु समुद्रम परियोजना में हम
ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को मिलाना चाहते थे, और उसके रास्ते से हम अंडमान निकोबार को मिलाना चाहते थे, हम त्रिपुरा को मिलाना चाहते थे, हम उधर असम को मिलाना चाहते थे और बांग्लादेश को भी। तो जो सेतु समुद्रम परियोजना थी वो परियोजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का जो हेडेड माइंड था वो ये था कि जो हमारे पास थोरियम है उस थोरियम को वो लूटना चाहते थे, उस थोरियम को वो ले जाना चाहते थे। इसलिए भारत सरकार ने वो कोच्चि से शुरू करते हुए और बीच में से, यानी कि जो पाक स्ट्रेट कही जाती है, पाक स्ट्रेट के बीच से रास्ता निकालते हुए निकाल रहे थे। राम सेतु बीच में आ गया, राष्ट्रवादी लोगों ने उस पर सवाल खड़े कर दिए और वो सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गए, तो ये पता लगा कि नहीं, ये तो मैन मेड है, ये तो भगवान के द्वारा निर्मित एक ब्रिज है और इसको तोड़ना चाहते हैं। विश्व की जो बड़ी रिपोर्टिंग है वो ये कहती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स, और इसके नीचे हमारे पास जो थोरियम है, थोरियम का भंडार भरा हुआ है। हालांकि सोनिया गांधी ने उस समय कॉन्ट्रैक्ट देकर बहुत बड़ी मात्रा में, लोग कहते हैं कि थोरियम यहाँ से भरवा कर पैसे भी दिए और यहाँ से भरवाया कचरा साफ करने के नाम से, और कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे कि इसको गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाए। गहरे समुद्र में क्या छोड़ा गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सामने आई कि उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ था। हालांकि भगवान राम अवतरित हो गए और राम सेतु के नाम से केस चल गया और वो रुक गया। वही काम, सेम काम हम अब इन रास्तों से करना चाहते हैं जो बनारस के रूट से खुलेगा, और बनारस के रूट से बड़े शिप्स होते हुए कोलकाता, और कोलकाता से फिर हम बंगाल की खाड़ी में घुसेंगे, और बंगाल की खाड़ी में जब आप उतर गए तो आप समझ सकते हैं कि आप सब जगह जा सकते हैं। उधर जो साउथ की नदियां हैं उनसे भी हम रास्ता खोल ही लेंगे। मुझे लगता है कि ये अगर सबसे सस्ता रूट अगर हम खोल लेते हैं तो ईस्टर्न वर्ल्ड से, पूर्व के देशों से हमारा व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है, और भारत के भी एक कोने से दूसरे कोने में हम ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे संपर्क बनाया जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो यहाँ से जो बाकी सामान नॉर्थ ईस्ट जाता है या नॉर्थ ईस्ट से इधर आता है, तो फिर अपने को ऊपर से जाना पड़ता है। ऊपर से जाना मतलब है कि हम असम से होते हुए एक पतली सी चिकन नेक के नाम से उसको लोगों ने बुलाया है, वहां से अपने को गुजरना पड़ता है, और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, वो बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में बहुत महंगाई इसलिए है क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होकर जाता है। तो अगर वाटरवेज ये खुल जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में उस कॉस्ट से भी कम कॉस्ट पर सामान जा सकता है जहां मेनलैंड पर इधर मिलता है। मुझे लगता है कि एक भारत सरकार की उपलब्धि है, हम सबको इसके लिए साधुवाद सरकार को करना चाहिए कि सरकार इस लेवल पर काम कर रही है कि देश को कहां ले जाना चाहती है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही, एटलीस्ट ये रिकॉर्ड भी हमारे नाम होने वाला है कि 4000 किलोमीटर का सिंगल शिप, सिंगल क्रूज, सिंगल वे और सिंगल जर्नी में हम पूरा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।